नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रत्यूष वाराणसी से। आज हम बात करने वाले हैं सबसे कॉमन सर्जरी के पहले और बाद हम क्या करना चाहिए उसके विषय में। तो मोतियाबिंद, जैसा आप जानते हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अंधापन का कारण मोतियाबिंद है और इसका ऑपरेशन बहुत ही सरल हो गया है। तो मैं जिस विधि से कर रहा हूं या अधिकतर डॉक्टर जिस विधि से कर रहे हैं उसका नाम है टॉपिकल फेकोएमल्सिफिकेशन सर्जरी। टॉपिकल मतलब कोई सुई नहीं लगती है, ड्रॉप के द्वारा एनेस्थेटाइज करके आंख को शून्य करके सर्जरी की जाती है। तो कोई सुई नहीं, कोई पट्टी नहीं, ऑपरेशन के बाद आप घर जा सकते हैं। फेकोएमल्सिफिकेशन मतलब बहुत ही सूक्ष्म चीरे से 2.2 या 2.8 मिलीमीटर के चीरे से हम ऑपरेशन करते हैं। क्योंकि इतना छोटा चीरा है, घाव जल्दी भर जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा परहेज की जरूरत आज के जमाने में नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि ऑपरेशन के पहले मोतियाबिंद का एक नॉर्मल सर्जरी जो है उसके पहले हमने क्या क्या परहेज या सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहले जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से आपको कोई भी दवाई बंद नहीं करनी है। अगर आप एस्पिरिन भी खा रहे हैं तो आपका टॉपिकल फेको आराम से हो सकता है। तो सारी दवाइयां आपने खाते रहना है, ऑपरेशन के पहले तक खाना है, ऑपरेशन के बाद भी खाना है। तो कोई भी जो भी अन्य बीमारियों की आपको दवाई चल रही है, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, लिवर, जिस जोड़ों के दर्द, इन सब की दवाइयां चलती रहेंगी, कुछ भी नहीं रुकेंगी। दूसरा, कई बार लोग पहले ड्रॉप डाल के फिर सर्जरी करने के लिए बुलाते हैं। तो ऐसा भी आजकल लेटेस्ट जो गाइडलाइंस है उसमें ऐसा नहीं है। उसका कारण यह है कि आंख के कुछ दोस्त बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम पहले से दवाई डालना शुरू करेंगे तो वो दोस्त बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं, और उन दोस्त बैक्टीरिया के खत्म होने की वजह से जो दुश्मन बैक्टीरिया है उसका प्रवेश आसान हो जाता है, क्योंकि आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस टूट गया। मतलब जो आपको रोकते हैं उस बदमाश बैक्टीरियाओं को, वो आपने पहले ही मार दिया। तो इसीलिए आजकल लेटेस्ट गाइडलाइन ये है कि आपको कोई एंटीबायोटिक की ड्रॉप पहले से आंख में नहीं शुरू करनी है। हाँ, सूजन की ड्रॉप हम कई बार पहले शुरू करते हैं कुछ केसेस में, तो वो आपके डॉक्टर या अगर मैं सर्जरी कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ जी ये दवाई पहले से शुरू होगी। पर 100 में 95% केसेस में कोई भी ड्रॉप पहले से शुरू नहीं होता। अब आते हैं तीसरी चीज पे कि ऑपरेशन के दिन क्या क्या करके आना है। तो सबसे पहले सर से शैम्पू लगा के आपको नहा लेना चाहिए, बिकॉज अगले 5 दिन तक हम सर से नहाने को मना करते हैं। दूसरा, अपने नाखून जरूर काट लेना है। तीसरा, महिलाओं में कोई आई मेकअप नहीं यूज करना है सर्जरी वाले दिन। कोई काजल, सुरमा, आईलाइनर या आंख के अराउंड कोई भी मेकअप, कोई बिंदी नहीं लगानी है। और अगर हो सके तो अपने ईयररिंग्स भी निकाल देने हैं। कई बार वो लेटते समय हम जहां पर आपका सर रखते हैं वहां पर एक छोटा तकिया या इस तरह की चीज लगती है आपके कान के बगल में, और बड़ा ईयररिंग होने से वो चुभता है, आप अनकंफर्टेबल होते हो सर्जरी के दौरान। तो कोशिश करना चाहिए कि ये सारा ज्वेलरीज आप निकाल के आओ। दूसरा, आप नॉर्मल नाश्ता जो होता है उसको करके आओगे, और अपने साथ में टिफिन में थोड़े फ्रूट्स या कुछ इस तरह का चीज लेके आओगे, बिकॉज आप सर्जरी के बाद सब कुछ खा सकते हो। और ये एकदम नेचुरल बात है कि थोड़ा डर लग रहा होता है, तो सर्जरी के बाद थोड़ी भूख ज्यादा लगती है, तो आप आराम से लेके आ सकते हैं सर्जरी के बाद खाने के लिए। अब सर्जरी जो है उसमें प्रोसीजर क्या है। एक नॉर्मल टॉपिकल फेकोएमल्सिफिकेशन सर्जरी मुश्किल से 5 से 10 मिनट की सर्जरी होती है। तो आपको लिटाया जाएगा, आपके आंख के ऊपर और चारों तरफ आपकी चमड़ी पर वहां पर कुछ दवाई लगाई जाएगी। फिर उस दवाई के साथ में एक कपड़ा डाला जाएगा। वो कपड़ा आपकी आंख को छोड़कर पूरे चेहरे को और छाती तक वो कपड़ा आपके ऊपर रहेगा। तो आपको उस कपड़े के अंदर अपना नॉर्मल सांस लेते रहना है। वो ऐसा कपड़ा होगा कि आप आराम से उसके अंदर सांस ले सकते हैं। उसके ऊपर हम एक स्टिकर जैसी चीज आंख में चिपकाते हैं, सो दैट पानी आपके कान में नहीं जाए, बैक्टीरिया उधर नहीं आए। तो ये ड्रेपिंग बहुत जरूरी है। ये ड्रेपिंग से इन्फेक्शन होने का खतरा काफी घट जाता है। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो गया है। बहुत सारे लोग जैसे ही हम कपड़ा डालते हैं वो डरने लगते हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही। आप पहले से सोच के आओ, आप कुछ दिन घर में प्रैक्टिस कर लो, रजाई के अंदर आप कैसे सोते हो पूरा चेहरा ढक के, वैसे ही होना है। तो रजाई के अंदर चेहरा ढक के सोने से कोई सांस थोड़ी रुक जाती है।
तो इसीलिए ये चीज मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है कि ऐसा होगा। उसके बाद आपकी आंख के ऊपर एक तेज सी रोशनी आएगी, उस रोशनी को लगातार देखते रहना है और जैसा आपके डॉक्टर बताते जाएंगे वैसा करना है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपना सर नहीं हिलाना है, अपना गर्दन नहीं हिलाना है, मतलब आप आगे पीछे ऊपर नीचे और दाएं बाएं ये ऑपरेशन के दौरान ये मूवमेंट आप नहीं करोगे। और मैं जनरली ऑपरेशन में पीछे भजन बजा देता हूँ या आपके चॉइस के गाने बजा देता हूँ, आप सारा ध्यान उस पर रखो और सामने रोशनी में देखते रहो जब तक एक गाना खत्म भी नहीं होता, जनरली सर्जरी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए बिल्कुल रिलैक्स होके आना है। दूसरी बात, ऑपरेशन के तुरंत बाद क्या क्या होने वाला है। ऑपरेशन के तुरंत बाद हम वापस से एक दवाई आंख के चारों तरफ लगा देते हैं, उस दवाई को वहीं सूखने देना है। वो दवाई थोड़ी हल्दी जैसा दिखता है, तो पीला पीला सा लगता है, लेकिन उसको पोंछने की कोशिश नहीं करना है। दूसरा, आंख पर बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। आंख ऑपरेशन के तुरंत बाद बिल्कुल साफ नहीं दिखने लगता, थोड़ा धुंधलापन रहता है, थोड़ा खड़कन रहता है, थोड़ी दवाइयों की वजह से उसके कण आंख में फंस रहे होते हैं, तो चुभन, पानी आना, ये सब एकदम नॉर्मल बात है। तो इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना है। बहुत सारे लोग एकदम सोचते हैं कि बिल्कुल साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं, हमने कोई बल्ब नहीं बदला है। सर्जरी इज ए प्रोसेस एंड हीलिंग इज ए प्रोसेस, मतलब हीलिंग में सुधार धीरे धीरे होता है। जैसे हड्डी टूट जाए तो 1.5 महीने के बाद ही आप हाथ का यूज कर सकते हो, भले मैं उसमें रॉड लगा दूं, सर्जरी कर दूं, जो भी कर दूं। उसी तरह से मोतियाबिंद के सर्जरी में भी एटलीस्ट 2 to 3 डेज तो लगता ही पूरा रिकवरी होने में। तो इसीलिए ये पेशेंस जरूर रखना है। और उसके बाद आप आराम से वॉक करके बाहर जाओगे ऑपरेशन थिएटर के बाहर, वहां आप आंख बंद करके 10-15 मिनट बैठोगे, थोड़ा रिलैक्स होगे, आपको चाय पीने की इच्छा आप चाय पियोगे, कुछ खाने की इच्छा है खा लोगे, और उसके बाद हम कुछ ड्रॉप्स आंख में डलाने को शुरू करते हैं। तो हम ड्रॉप्स बता देंगे कैसे डालना है और फिर उसके हिसाब से वो ड्रॉप्स चलेंगे। उसके बाद डॉक्टर आपको देखेंगे दोबारा एंड फिर वो छुट्टी करते हैं। फिर कुछ लोग ऑपरेशन के अगले दिन बुलाते हैं, कुछ लोग कुछ दिन के बाद बुलाते हैं, ये पर्सनल चॉइस है। मैं जनरली 5th डे बुलाता हूँ और बाकी मैं फोन में उनके टच में रहता हूँ, जस्ट इन केस कुछ समस्या होगी तो वो मेरे को फोन कर सकते हैं। तो अब ऑपरेशन के बाद क्या क्या परहेज होता है, तो ऑपरेशन के बाद के सारे परहेज का फोकस ये है कि आंख में धूल नहीं जाए, मिट्टी नहीं जाए, पानी नहीं जाए और चोट ना लगे। तो सारे परहेज इसी के अराउंड है। तो आपको एक प्रोटेक्टिव ग्लास देते हैं हम, व्हाइट चश्मा, काला चश्मा नहीं, व्हाइट चश्मा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अधिकतर टाइम घर में रहें, बाहर जाने को बचें, क्योंकि बाहर हर बार आपकी गलती नहीं होती, कई बार धूल उड़ गया, कई बार किसी और की गलती हुई। तो आप घर के अंदर वो काला ये सफेद चश्मा लगा के, प्रोटेक्टिव ग्लास लगा के रहेंगे। सर्दियों के दिन में आप धूप में बैठ सकते हैं, अपने कैंपस में आप सीढ़ियां चढ़ के छत में भी जा सकते हैं, आपके कोई बगीचा है उधर बैठ सकते हैं। तो उधर जब जा रहे हैं तो काला चश्मा लगा लेंगे, अदरवाइज घर के अंदर अपने व्हाइट चश्मा लगाना है। दूसरा परहेज क्या है, सर से नहीं नहाना है ताकि आंख में पानी नहीं जाए। आप गले के नीचे नहा सकते हैं, अपना चेहरा को जो है चश्मे के नीचे गीला करके तौलिए से पोंछ सकते हैं और चश्मे के ऊपर गीला करके तौलिए से पोंछ सकते हैं। सर में हल्का तेल भी लगा सकते हैं, सर को गीला करके तौलिए से साफ कर सकते हैं, कंघी कर सकते हैं। इनमें कोई परहेज नहीं होता है, बस सारा ध्यान जैसा मैंने बताया कि आंख में कुछ गंदगी ना जाए उसके लिए। इसके अलावा जो तीसरा परहेज मैं कहता हूं कि तुरंत आप अपने काम, ऑफिस ये सब जाना नहीं शुरू करें। एटलीस्ट 5 दिन आप थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि अगेन बाहर आपकी गलती नहीं, आप बाइक चला रहे हो, अचानक से धुआं धूल कुछ भी जा सकता है। इसलिए 5 दिन अपने घर के कैंपस के बाहर नहीं जाना है, अपने बाउंड्री वाली जो गेट है उसके बाहर नहीं जाना है। आप बगीचे में टहल सकते हो, छत में जा सकते हो, घर के अंदर वॉक कर सकते हो। तो ये तो हो गया परहेज। अब इसके अलावा ना एक बड़ी लंबी सी लिस्ट होती है मरीजों की, क्योंकि पुराने जमाने में बहुत सारे परहेज होते थे, फिर हर डॉक्टर का अपना कुछ कुछ स्पेसिफिक परहेज रहता था पुराने जमाने में। तो जैसे तो सबसे ज्यादा परहेज जो मरीज पूछते हैं वो खाने के बारे में होता है। तो सबसे पहले आज के जमाने में इस टॉपिकल फेको सर्जरी के बाद खाने का कोई भी परहेज नहीं है। आप कुछ भी खा सकते हैं, आप उसी दिन नॉनवेज खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, आप कोई कड़ी चीज खा सकते हैं जो आप नॉर्मली घर में खा रहे होते हैं। तो खाने का बिल्कुल भी परहेज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उसके लिए जो परहेज बताए गए हैं वो सब करने हैं। खाने के अलावा जो दूसरे परहेज हैं, वो जो मरीज की लिस्ट होती है कि सर में कौन सा तेल लगाएं। कोई भी तेल लगा सकते हैं,
बहुत सारे लोग ठंडा गर्म ये वो, एब्सोल्युटली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी तेल इतना लगाना है कि वो आंख में ना आ जाए, तो हल्का तेल आप सर में लगा सकते हैं। और तीसरा परहेज जो बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं वो है सीढ़ियां चढ़ सकते हैं कि नहीं, अपना झुक के काम कर सकते हैं कि नहीं। इनसे कोई परहेज नहीं है, आप सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, झुक के काम भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ एक्सरसाइजेस जैसे योगा में अगर आप गर्दन नीचे और पैर ऊपर वाला कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, शीर्षासन या, तो ये सब चीजें मना है। आप घर के अंदर वॉक करिए, आपको नॉर्मल जो योगा एक्सरसाइजेस है वो भी कर सकते हैं, धूप में बैठ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, इन सब को कुछ परहेज होता है। मोबाइल यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सर्जरीज में आपको ऑपरेशन के बाद अगर आपने मोनोफोकल लेंस डलाया है तो आपको पास का धुंधला दिख रहा होगा, तो आप उस समय मोबाइल यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको काम चलने भर दिख रहा है तो आप यूज कर सकते हैं। मोबाइल के प्रयोग से इसमें नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा, अचानक से बहुत ज्यादा यूज करने से आंख थकेगी और ऑलरेडी वो थोड़ी रिपेयर प्रोसेस में है, तो उसमें लाली वाली आ सकती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दवाइयां कैसे डालनी है, तो हमारी काउंसलर्स आपको यहां सब बताते हैं कि दवाइयां कैसे डालनी है। तो मैं अभी जो हमारी चीफ काउंसलर हैं वैशाली, उन पर आपको बताऊंगा कि दवाइयां कैसे डालनी है। वैशाली थोड़ा आगे आइए। तो सबसे पहले दवा डालने के पहले आपको सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ करना है, और दवाई का जो आजकल सील पैक होता है उसको निकालने के बाद उसके ऊपर का चीज को बिल्कुल टच नहीं करना है, और ये भी सील बंद रहता है, लेकिन ढक्कन के अंदर एक छोटा सा पिन जैसी चीज रहती है, तो आपने सील का वो निकाल कर इसको जोर से बंद कर देना है, तो वो छेद खुल जाएगा। किसी भी पिन से, ऑल पिन से उसको नहीं खोलना है, उससे इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। दूसरी बात, सारी दवाई हमने ये पलक नीचे खींचना है, मरीज को कहना है ऊपर देखो और इस जगह पे डालना है, काली पुतली पर बिल्कुल दवाई नहीं डालनी है। तीसरी बात, आंख में आंसू जाने का एक रास्ता होता है, तो वो आंख के किनारे से वो रास्ता गले तक जाता है, तो अगर हम आंख में दवा डालेंगे तो कई बार हमें गले में उसका स्वाद लगने लगता है, इसलिए दवा डालने के बाद थोड़ी देर यहां पर बंद करके रखना है, सो दैट वो गले में ना जाए। तो आप अब देखिए कि वैशाली की आंख में मैं कैसे ये दवा डाल रहा हूं। वैशाली ऊपर देखिए, इनका ये नीचे की पलक में खींचूंगा और यहां पर एक बूंद दवा डालूंगा, और आराम से वैशाली आंख बंद कर लेंगी, और उसके बाद अपने हाथों से वो उस रास्ते को बंद करके रखेंगी जहां से दवाई गले में जा सकती है। तो ऐसे 2 मिनट के लिए रहना है, ताकि वो दवाई आंख में ही एब्जॉर्ब हो जाए, और आंख में सिर्फ एक बूंद दवाई की जगह होती है, तो आप 2, 3, 4 जो डाल रहे हो वो बाकी सारे वेस्ट हो रहे हैं। तो 2 मिनट के बाद आप आंख वापस से खोल लेंगे, और नॉर्मली आप देख सकते हैं इधर उधर, और अगेन 3-4 मिनट के बाद आप दूसरी ड्रॉप डाल सकते हैं, क्योंकि लगातार आपको 2-3 ड्रॉप्स डालने का होता है। इसके बाद दूसरे सवाल जो रहते हैं कि आंख की सफाई कैसे करें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले थोड़ा बहुत सफेदी आंख में लगना, क्योंकि कुछ ड्रॉप्स होती है जो सस्पेंशन होती है, यानी कि वो जम जाती हैं। तो सबसे पहले तो उसको साफ करने का बहुत कोशिश नहीं करना है इन शुरू के 5 दिनों में, क्योंकि ये शुरू के 5 दिन बड़े क्रिटिकल होते हैं, इनमें इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे को बहुत ज्यादा है, तो आपको कॉटन बड्स मिलते हैं, और इन कॉटन बड्स पे मॉक्सीटोब्रा बोल के जो ड्रॉप है, मॉक्सीटोब्रा यानी कि एंटीबायोटिक, इस ड्रॉप की आपको कुछ बूंदें इस बड में डालना है, ताकि वो गीली हो जाए बड, और फिर आपको बहुत हल्के हाथों से आंख बंद कराने के बाद, और ये पलक के ऊपर जो गंदगी लगी है इसको इस तरीके से साफ कर लेना है। अपने आंख के अंदर बिल्कुल भी इस बड को नहीं लेके जाना है, और चश्मे के नीचे आप गीले करके तौलिए से पोंछ सकते हैं, और चश्मे के ऊपर आप गीले करके तौलिए से पोंछ सकते हैं। तीसरा जो सबसे ज्यादा कंप्लेन होता है कि आंख में कुछ चुभन सा लग रहा है, वो इसलिए होता है, जैसा मैंने बताया, बहुत सारी ड्रॉप्स डाल रहे हैं आप, तो कुछ गड़ती हैं उनमें, कुछ
इसलिए गड़ती हैं क्योंकि वो आंख के अंदर जाके जम जाती हैं, और खासकर ऊपर वाले पलक के नीचे, बिकॉज उसके पीछे काफी जगह है। तो एक ड्रॉप आपको दिया गया है जिसका नाम है सिम हाइलो। तो ये लुब्रिकेटिंग ड्रॉप है। ये बाजार में दूसरे नामों से भी आता है, टीयर प्लस, रिफ्रेश टीयर्स, लुब्रेक्स। तो इसको क्या करना है, क्योंकि आपको उस कण को आंख के अंदर से छू के तो निकालना नहीं है, तो ये दवा आपको निकालने में मदद करेगी। आपने इस ड्रॉप को वैसे ही जैसा मैंने पहले वैशाली की आंख में डाला था डालना है, और डालने के बाद आंख बंद करके आपको ऊपर नीचे, आंख बंद आंख से ऊपर नीचे और दाएं बाएं देखना है। तो इससे क्या होता है, वो कण जो है अपनी जगह से निकल जाता है, और फिर दोबारा आंख खोल के ये ड्रॉप दोबारा डालनी है। ये 2-3 बार ऐसा करना है ताकि वो कण निकल जाए। यानी कि जब तक आपको वो चुभन का एहसास लग रहा है आंख में, तब तक आप ये ड्रॉप डालेंगे, बंद आंख को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाएंगे ताकि वो कण अपनी जगह से निकल जाए। आप इस प्रोसेस के लिए 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं आंख में, ताकि वो उसको बहा के निकाल दे। लेकिन आंख के अंदर बिल्कुल भी कोई हाथ वाथ नहीं लगाना है। जब 5वें दिन मरीज मेरे पास आते हैं तो फिर मैं उनको सर से नहाना शुरू करा देता हूं। तो वो आंख बंद करके सर से नहाना शुरू कर देते हैं। घर के अंदर के प्रोटेक्टिव ग्लासेस उनके बंद हो जाते हैं, यानी घर के अंदर वो अपना किचन का काम और खाना पीना, ये सारा कुछ जो है वो किचन में अपने खाना पीना भी बना सकते हैं, और ये सारा कुछ बिना चश्मे के कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब वो बाहर जाएंगे तो एक गॉगल्स यूज करेंगे। वो गॉगल्स हम जनरली UV 400 गॉगल्स को बोलते हैं यूज करने के लिए। ऐसा UV 400 में ऐसा क्या खास है जो बाकी काले चश्मों में नहीं है? सूरज से पराबैंगनी किरणें आ रही हैं जिनको अल्ट्रावायलेट लाइट बोलते हैं, और अल्ट्रावायलेट लाइट का जो सबसे डेंजरस वेवलेंथ है वो 400 है, 400 नैनोमीटर। तो भगवान ने जो आंख में लेंस दिया है ना, वो उसमें ये शक्ति होती है कि वो पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। तो इसीलिए हमको नीला नीला सा नहीं दिखता है। बहुत सस्ते लेंसेज में हर समय आपको नीला नीला दिखना शुरू होता है। और UV 400 तो अदृश्य किरणें हैं, वो आपको दिखेंगी नहीं, लेकिन कई बार पुतली फैली होने की वजह से वो किरणें आंख के अंदर जाएंगी और पर्दे पर परमानेंटली नुकसान कर सकती हैं। इसलिए UV 400 ग्लासेस से सर्जरी के बाद आंख के पर्दे की ज्यादा अच्छी सुरक्षा हो सकती है। तो वो चश्मा हमेशा लगाना चाहिए। मैं तो अपने प्रीमियम लेंसेज के पेशेंट्स, यानी जिनको वो लेंस लग गए जिनसे उनका सारा चश्मा हट जाता है, उनको तो यही सलाह देता हूं कि जब भी आप बाहर जाओ गॉगल्स यूज करो। वो गॉगल्स हिंदुस्तान में थोड़ा फैशन की तरह देखा जाता है, पर एक्चुअली वो फैशन नहीं है, वो आपकी आंख को बचा रहा है। गर्मियां आएंगी तो डस्ट होगा, आंख में जाएगा, धूप की तेज किरणें आंख में जाएंगी तो आंख ड्राई होगी। ड्राई आंख में इंफेक्शन, एलर्जी दोनों बड़ा कॉमन है। सर्दियों में भी, बहुत सर्दियों में आंख ड्राई होने लगती है, उसमें भी धूल मिट्टी आंख में जाने से एलर्जी इन्फेक्शन का चांस होता है। और सबसे आखिरी बात, बहुत सारे मरीज परेशान हो रहे होते हैं कि ऑपरेशन के इतने दिन हो गए लेकिन अभी भी मुझे खड़कन, खुजली ये लग रहा है, या आंख से पानी आता है। ये बहुत समझने वाली बात है। ये जो प्रॉब्लम्स है वो जनरली ड्राई आई की वजह से होता है, यानी सूखी आंखों की वजह से होता है। अब आंख सूखने का बहुत सारा कारण होता है। जैसे बहुत सर्दी में आंख सूखने लगेगी, बहुत गर्मी में आंख सूखने लगेगी। महिलाओं को थोड़ा ये मेनोपॉज के बाद ज्यादा होने लगता है, और 55-60 साल के बाद पुरुषों में भी ये काफी कॉमन देखा गया है। तो आंख अगर आपकी सूखती है तो फिर पानी कैसे आता है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। तो आंख में ना 2 तरह के आंसू होते हैं। एक होता है आंख को गीला रखने वाला, जिसका नाम है बेसल टीयर, और दूसरा है आंख रोने धोने पर निकलने वाला, जिसका नाम है रिफ्लेक्स टीयर्स। अब हम जितनी बार भी पलक झपक रहे हैं, ये बेसल टीयर आते हैं, आंख को गीला करते हैं। पुराना बेसल टीयर ये नाक के रास्ते गले में होके निकल जाता है। और ये पलक का झपकना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन के कंट्रोल में है। तो ब्रेन जितनी बार पलक झपका रहा है, वो ये इंफॉर्मेशन भी ले रहा है कि आंख कितनी सूखी या गीली है। तो अगर आंख सूखी रहेगी तो आपकी पलक जो है वो आगे का हिस्सा यानी कॉर्निया को रगड़ सकता है। तो उस कॉर्निया को बचाने के लिए ब्रेन रिफ्लेक्स टीयर्स निकाल देता है। अब रिफ्लेक्स टीयर्स जो है ना, वो सिर्फ पानी है, नमकीन पानी है, तो आंख में रुकता नहीं है, वो बह जाता है। जबकि बेसल टीयर बड़ा स्पेशलाइज्ड चीज है, उसमें नीचे म्यूकस, ऊपर पानी, उसके ऊपर तेल, या उल्टा भी हो जाओगे तो भी नहीं गिरेगा।
तो इसीलिए जितना ज्यादा सूखापन होगा उतना ज्यादा आंख से पानी आएगा। तो ऐसे केसेस को ड्राई आई बोलते हैं, और इसको हम जड़ से नहीं ठीक कर सकते। हर बीमारी जड़ से नहीं ठीक हो सकती। तो अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आपके डॉक्टर को मिलिए, वो कुछ जांचें करके यह सिद्ध करेंगे कि आपका ड्राई आई किस ग्रेड का है। अगर वो माइल्ड ड्राई आई है तो कुछ और तरह का उपचार होगा, मॉडरेट है तो कुछ और तरह का होगा, सीवियर है तो कुछ और तरह का होगा। तो ये आपके डॉक्टर एक बार डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि आपको कई बार बाकी जिंदगी दवाई डालने की जरूरत पड़ती है। अब जो सबसे आखिरी बात है वो है कि दूसरी आंख का ऑपरेशन कब हो सकता है। अब इसमें क्योंकि लोग ना वो पुराने जमाने वाली ही बात में टिके होते हैं कि जब पकने पर ऑपरेशन होता था, एक आंख का अभी होता था, दूसरे का 1 साल बाद होता था, और जाड़े में ही होता था। तो क्योंकि 40 दिन पहले सर से नहाने को मना करते थे, टांके लगते थे, इसलिए हम इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए सारे परहेज होते थे बहुत ज्यादा। तो अगर सर्दी में होगा तो एक तरफ दिवाली एक तरफ होली, बीच का ही टाइम बचा, तो एक ही आंख की सर्जरी पॉसिबल है। अब 1.5-2 महीने तो एक आंख में ही लग गए। तो ये अब पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब होता है जिस दिन आपको चश्मे से भी अच्छा नहीं दिखे उस दिन ऑपरेशन करा लेना है, और यह ऑपरेशन मुश्किल से 5-10 मिनट का है। आपकी लाइफ 2-3 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, आप सब कुछ काम कर सकते हैं। तो इसीलिए एक आंख के ऑपरेशन के 3 दिन के बाद दूसरी आंख आराम से सेफली की जा सकती है। कई बार हम दोनों आंख एक दिन भी ऑपरेट करते हैं, और यह बिल्कुल संभव है और साइंटिफिक है। इस चीज को हम कहते हैं इमीडिएट सिक्वेंशियल बायलैटरल कैटरैक्ट सर्जरी, यानी ISBCS। आप गूगल में डालोगे बहुत सारे पेपर्स और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो एक आंख की सर्जरी एक साथ एक ही दिन की जा सकती है, और सेफ तो बिल्कुल ही है कि एक आंख के ऑपरेशन के तीसरे दिन के बाद आप दूसरी आंख करा सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल पॉइंट यह है कि जब आपको एक आंख से अच्छा दिखने लगे तब जरूर दूसरी आंख करा लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने एक आंख को दूसरे आंख का स्टेपनी नहीं बनाया है, दोनों आंख को मिलके काम करना है। आपके दोनों पैर कमजोर हैं, एक पैर आपने ठीक करा लिया और दूसरा पैर ठीक नहीं हुआ, तो आपको चलने में दिक्कत होगी, आपको दौड़ने में दिक्कत होगी, और सारा जोर उसी पैर पर आएगा जो ज्यादा काम कर रहा है। तो क्या होगा, आप अगर चलोगे तो आपका वही पैर दुखेगा जो अच्छा है, क्योंकि सारा जोर आपने उस पर दिया है। यही आंख के साथ होने लगता है। इसको बोलते हैं एनआइसोमेट्रोपिया। तो एनआइसोमेट्रोपिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? अच्छी वाली आंख जो अच्छा देख रही है उसमें थकान होना, पानी आना, लाली होना, और कई बार अच्छा नहीं दिखना, क्योंकि बार बार पानी आएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। बहुत सारे मरीज, हम तो अपने यहाँ सारे मरीजों को पहले बता देते हैं कि आपने इस आंख की सर्जरी में डिले नहीं करना है, या जिनका उतना कैटरेक्ट नहीं है दूसरी आंख में तो उनको हम चश्मा देके छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, खासकर जो दूसरे डॉक्टर से हमारे पास आ रहे हैं या रूरल बैकग्राउंड के हैं, उनका होता है कि डॉक्टर साहब हम दूसरी आंख कैसे कराएं जब मेरी यही ठीक नहीं हुई। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि ये तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप दूसरी आंख का ऑपरेशन नहीं कराओगे, आप इसको बैलेंस नहीं करोगे। तो आशा करता हूं कि मैंने आपको कैटरेक्ट सर्जरी के पहले और बाद के विषय में सारी जानकारी दे दी। अगर इसके अतिरिक्त आपको कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या आप बनारस या इसके अगल बगल रहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिल भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।